हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2 का माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैराथन। इसमें बस मैंने वही चीज़ें ऐड ऑन की हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आई हैं या जो इम्पोर्टेंट है। तो 7 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो बी प्रिपेयर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या बोलता है? कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल्स एलोकेट लिमिटेड इनकम अक्रॉस गुड्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट ही आपको पता है ये क्या है, हमारा यूटिलिटी का कंसेप्ट है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू पढ़ते हैं हम कि एक कंज्यूमर है, उसकी जो लिमिटेड इनकम है उसको वो कैसे यूज करे सो दैट उसकी जो मैक्सिमाइज जो उसकी सेटिस्फेक्शन की जो उसको यूटिलिटी मिल रही है उसको गुड्स को कंज्यूम करने से वो मैक्सिमम हो सके, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले उस इनकम को यूज करके। वो हम किसमें पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। अब 2 चीज़ हैं इसमें, फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी का कांसेप्ट किसने दिया है? मार्शल ने। ये याद रखना, कार्डिनल यूटिलिटी का कांसेप्ट किसने दिया है? मार्शल ने। तो मार्शल क्या बोलता है कि यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन यूनिट्स और यूटिल्स, कि जो हमारे पास जो हमें यूटिलिटी मिलती है किसी भी गुड्स को यूज़ करने से, उसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। और वो किस यूनिट में मेज़र कर सकते हैं? दैट इज़ यूटिल्स। ये याद रखना, किस में मेज़र कर सकते हैं हम? यूटिल्स में। ठीक है। नाउ इसमें जो है कार्डिनल यूटिलिटी में कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होती है वैसे ही हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती है। क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कि इनकम कंजम्पशन बढ़ने से हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होती रहती है हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको भूख सिर्फ 2 रोटी की है, अगर आप 10 खाओगे, तो एट द एंड आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि आपकी भूख जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है 2 रोटी से। ना आप जैसे 3 खाओगे, 4 खाओगे, 5 खाओगे, तो उसके बाद वो कहीं न कहीं एक पॉइंट पे क्या होगा कि नेगेटिव इफेक्ट्स भी आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो यही बोलते हैं लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि कंजम्पशन इंक्रीज़ करने से कि हर एडिशनल यूनिट पे आपकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? स्टार्ट डिक्रीज़िंग। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर क्या है? MUX marginal utility from X upon price of X is equal to marginal utility of Y upon price of Y is equal to किसकी होनी चाहिए? marginal utility of money। ठीक है। now ordinal utility, ordinal utility किसने दी है? हिक्स एंड एलन ने। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने दी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्स एंड एलन ने। आपको ये पता होना चाहिए कि वो थ्योरी किसने दी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ना ऑर्डिनल में क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। अब 2 रोटी खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, आप ये बता सकते हो कि हाँ 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला है? रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं। वी कैन रैंक। ठीक है। तो ऑर्डिनल क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम रैंक दे सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम कैसे यूज करते हैं? बाय इंडिफरेंस कर्व के थ्रू देखते हैं कि किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है और किससे कम मिलती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी देखें तो क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और नेवर इंटरसेक्ट। जैसे ये है हमारी, ये क्या है? आईसी है। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये क्या है? कन्वेक्स है। ठीक है। फिगर क्या बता रहा है? कन्वेक्स होता है। और ये कन्वेक्स क्यों होता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। एंड नेवर इंटरसेक्ट, और जो यूटिलिटी है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हमारे आईसी, यानी 2 आईसी कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और आईसी हमारे जो एक्सिस है उनको भी टच नहीं करता है। ठीक है। तो ये था हमारा आईसी का डायग्राम। ना इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें, ऑर्डिनल यूटिलिटी का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल आईसी। MRXY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। सपोज ये है हमारा, ये बजट लाइन है, और तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया? हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। और ये क्या है? हमारी बजट लाइन, और ये हो गया हमारा आईसी। ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का ये डायग्राम बनता है, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है? सैमुअल्सन ने दी है।
अब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के बारे में बताता है और कंज्यूमर चॉइस रिवील्स देयर प्रेफरेंस कि कंज्यूमर कौन सी अपनी प्रेफरेंस को चूज करते हैं, वो उसके बारे में स्टोरी में बताते हैं। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि ये सैमुअल्सन ने दिया है और कस्टमर चॉइस की इसमें बात की गई है। नाउ नेक्स्ट है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें दो चीज आती है हमारी, फिक्सियन एंड स्लस्की। फिक्सियन क्या बोलते हैं? फिक्सियन कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट, कि जो हमारी इनकम है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और स्लस्की क्या बोलते हैं कि जो परचेजिंग पावर है एक पर्सन की वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। आपको मेन डिफरेंस ही पता होना चाहिए। फिक्सियन क्या बोलता है कि रियल इनकम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और स्लस्की क्या बोलता है कि परचेजिंग पावर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नाउ सेकंड है गिवन गुड। गिवन गुड क्या होता है? लो क्वालिटी गुड्स, जिसमें लो ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है। लो ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाती है, बट गिवन गुड में ऐसा नहीं होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो गिवन गुड क्या हो जाता है? परचेज करते हैं हम कम। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर? नेगेटिव होता है और स्ट्रोंगर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, गिवन गुड में क्या होता है? इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव और स्ट्रोंगर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से भी स्ट्रोंगर होते हैं हमारे इनकम इफेक्ट। ये होता है गिवन गुड, लो क्वालिटी गुड्स को बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। वो हमने देखा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर थ्योरी। नाउ हम देखते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन में दो चीज आती है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कौन सा लो होता है? लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये याद रखना, शॉर्ट रन में कौन सा लो है? लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? अब शॉर्ट रन है, दो फैक्टर्स है सपोज हमारे पास, कैपिटल एंड लेबर। तो कैपिटल को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, और लेबर क्या हो सकता है? वेरिएबल फैक्टर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इस थ्योरी को देखते हैं कि वन फैक्टर इज वेरिएबल, यूजली लेबर, जो मैंने अभी बताया। अब इसमें फेज होते हैं इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स। कि अब क्या है, इसमें हम कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहती है और लेबर को हम बढ़ा सकते हैं। अब सपोज हमें कैपिटल जो है हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम पे वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स देंगे, बट फिर डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल के कंपैरिजन में लेबर बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड देन वो नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट कर देंगे क्योंकि लेबर इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो काम उतना नहीं कर पा रही इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आउटपुट हमारा नहीं आ पा रहा। नाउ सेकंड है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कौन सा लो होता है? रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं कि हम कैपिटल को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेबर को भी कर सकते हैं। शॉर्ट रन में तो कैपिटल फिक्स होता था, बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है। तो हम आइसोकोएंट कर्व के थ्रू देख सकते हैं और आइसोकोस कर्व के थ्रू कि डायग्राम हमारा कैसा बनता है। तो जो एमआरटीएस होता है, जो हमारा लेबर और कैपिटल का, एमआरटीएस ऑफ लेबर और कैपिटल इज इक्वल टू वेजेस अपॉन में हाँ। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब है कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व जो है हमारी यू शेप की होती है, जो बोथ एमसी होता है यूसी है, बोथ एसी एंड एमसी आर यू शेप। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैसी शेप की होती है? यू शेप की होती है, बिकॉज ऑफ लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। और रिलेशनशिप की बात करें तो एमसी क्या होता है? लेस देन एसी। इस केस में जब एसी गिर रहा है, ठीक है, तो आप ये डायग्राम कर सकते हो, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखते थे। नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली चार टाइप की हमारे पास मार्केट टाइप होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो नंबर ऑफ फर्म्स में देखें तो कितनी होती है? वेरी लार्ज। मोनोपोली में वन होती है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होती है और ओलिगोपोली में फ्यू होती है। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस होता है, कि सबके पास सेम प्रोडक्ट होता है। बट मोनोपोली में क्या होता है? प्रोडक्ट यूनिक होता है। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज डिफरेंशिएटेड, यानी कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस, फीचर्स में डिफरेंस आता है। और ओलिगोपोली में थोड़ा बहुत चेंज आता है। परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो प्राइस कंट्रोल नन, किसी का नहीं होता। जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पर हमारा प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में प्राइस मेकर होती है फर्म, क्योंकि वही प्राइस को डिसाइड करती है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होती है? जहाँ हमारा एम आर इज इक्वल टू एम सी और प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बात करें तो एक्सेस कैपेसिटी कहीं न कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और ओलिगोपोली में बात करें तो किंग डिमांड का यहाँ पर बनता है। अब ओलिगोपोली मॉडल्स में कुछ हमारे जो है मॉडल्स हैं लाइक कोर्नोट, बर्ट्रैंड, स्टैकलबर्ग और ट्वीजिका। कोऑर्डिनेट मॉडल किस पे जो है कम्पीट करता है क्वांटिटी पे, ठीक है? वो क्या मान के चलते हैं कि जो सामने वाली फर्म है उसको आप अपने आउटपुट को क्या रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। बर्ट्रैंड क्या मान के चलते हैं कि जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्टैकलबर्ग में क्या होता है, लीडर फॉलोअर, कि पहले एक फर्म काम करती है वो एज अ लीडर होती है, देन बाकी उसको फॉलो करते हैं। स्वीजी में हम प्राइस रिजिडिटी को देखते हैं विया किंग डिमांड कर्व। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ, गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में हम नॉन कोऑपरेटिव गेम्स पे फोकस करते हैं नेट एग्जाम में अगर देखें तो। फर्स्ट है कि नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है। नैश इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है where no player can benefit by changing their strategy while others keep their unchanged। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर किसी भी प्लेयर को बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी से चेंज करता है, यानी जो स्ट्रेटेजी अब उन्होंने अडॉप्ट किया वो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल है। सेकंड है प्रिजनर्स डेलिमा। प्रिजनर्स डेलिमा क्या होती है, shows why two rational individuals might not cooperate even if it appears in the best interest to do so। तो प्रिजनर्स डेलिमा ये बोलता है कि जब एक इंडिविजुअल अलग अलग डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ अगर वो कोऑपरेट करके अगर साथ में डिसीजन लेते हैं तो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। नाउ नेक्स्ट है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है, वन प्लेयर गेन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अदर लॉस। जीरो की यानी एक अगर जो है हमारे प्रॉफिट में है तो दूसरा लॉस में ही होगा। तो यही होता है कि एट द एंड रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एक का प्रॉफिट दूसरे का वो क्या होता है, लॉस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड फैक्टर प्राइसिंग। तो इसमें फर्स्ट पता होना चाहिए पेरिट ऑप्टिमैलिटी क्या होती है। ये वो स्टेट होती है वेयर नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स ऑफ। कि अगर हमें किसी एक का बेनिफिट करना है तो उस बेनिफिट को कहीं ना कहीं दूसरे का उससे नुकसान होगा ही होगा। एक को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरे का उसको नुकसान होगा। नाउ इसमें तीन एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट में। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, एमआरएस ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्शन एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और प्रोडक्ट मिक्स मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन वेयर एमआरएस इज इक्वल टू एमआरटी। नेक्स्ट है कार्डर-हिक्स कंपनसेशन। An action is a gain if those who are made better off can hypothetically compensate those made worse off। कार्डो-हिक्स कंपनसेशन में क्या बोलते हैं कि अगर एक पर्सन को गेन हो रहा है तो वो जिसको लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट कर सकता है, लेकिन स्टिल उसको कुछ ना कुछ गेन होगा ही होगा। सपोज एक पर्सन है उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और एक को 100 रुपये का लॉस हुआ है, तो जिसको 200 का प्रॉफिट हुआ है वो 100 रुपये इसको दे सकता है, एंड देन इसको अभी भी 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा ही हो रहा है, यानी कि अगर वो कंपनसेट कर दे लॉस को एंड देन उसके पास फिर भी उसके पास इतना प्रॉफिट होता है। तो यही है कार्डो-हिक्स कंपनसेशन। नेक्स्ट है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है, आधी अधूरी है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन से पहले होता है, लाइक यूज्ड कार मार्केट और लेमन्स, कि हम मार्केट में गए और उन्होंने हमें जो खराब कार थी वो दे दी। क्यों? क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी कार की कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। मॉरल हजार्ड में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन के बाद होता है। अब इंश्योरेंस लेते हैं, अब हमने लिया था एग्रीकल्चर के लिए, बट उस पैसे को हम सट्टा में लगा रहे हैं या स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो यानी ट्रांजैक्शन के बाद हमें पता नहीं होता कि वो पैसा कहाँ यूज़ होगा। जिस पर्पज़ के लिए हमने लोन लिया था उसको हम वहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, पैसा डूबेगा और वो होता है मॉरल हजार्ड, कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पूरी ना होने की वजह से क्या हो जाता है, नुकसान होता है। तो क्विक रिवीजन करते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू किसने दी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोसन ने दिया है 1854 में। इंडिफरेंस का फर्स्ट एजवर्थ ने दिया था 1881 में। देन हिक्स एंड एलन ने पॉपुलराइज किया इसको 1934 में। किंग डिमांड पर पॉल स्वीजी ने 1939 में दिया। गेम थ्योरी वो न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न ने 1944 में। और लेमन्स मार्क प्रॉब्लम की बात करें तो किसने दिया, जॉर्ज एकरलोफ ने 1970 में ये दी है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।